तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। अब फिर लगा दो राइट हैंड रूल। मान लीजिए यहाँ से एक चार्ज आ रहा है सीधा सीधा, जिसे कुछ नहीं पता, v वेलोसिटी से चल रहा है, सीटी बजाता हुआ। कई बार ऐसा होता है हमारे विचारों को शब्द नहीं मिल पाते, कई बार शब्दों को विचार नहीं मिल पाते। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो आप जानते हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और फोर्स क्या करता है? मोशन में चेंज करता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चार्ज पार्टिकल के मोशन में भी कुछ चेंजेस होंगे। वो मोशन कैसा होगा अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ कर देते हैं? ठीक है, ध्यान से समझिए, आप एकदम समझ में आ जाएगा। 3 सिचुएशन लेंगे हम। ठीक, पहली वो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है। दूसरी वो जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एंटर करता है। एंड थर्ड वन इज व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल थीटा। ठीक, एक पैरेलल का हो गया, एक परपेंडिकुलर, और एक उनके बीच में कोई भी आर्बिट्री एंगल हो सकता है उस एंगल पर। ठीक, सबसे पहले परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल मतलब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो उसके लिए आप एक सिचुएशन सपोज कर लीजिए। मान लीजिए इस पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेज लाइक दिस। तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। इस क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज। ये हर एक क्रॉस एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? वो क्रॉस से पता चल रहा है इनवर्ड है। इसी की जगह अगर डॉट बने हुए होते तो आउटवर्ड होती। ठीक है बात। अब इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कराते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक चार्ज आ रहा है सीधा सीधा, जिसे कुछ नहीं पता, v वेलोसिटी से चल रहा है, सीटी बजाता हुआ एकदम इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। ठीक, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, आप सब जानते हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर इस चार्ज की वैल्यू q है, इसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी लॉरेंट्ज फोर्स वाले फॉर्मूले से F = q v क्रॉस b। इतनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, q v क्रॉस b। डायरेक्शन और देखते हैं। चलिए, फोर्स तो ये हो गई जो भी है। बहरहाल अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से उधर जा रहा है सामने की तरफ, ठीक, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी? उसके लिए राइट हैंड रूल है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं हम। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको v और b का क्रॉस प्रोडक्ट कराना। इसका तरीका ये है, राइट हैंड की फिंगर्स इनमें से जो पहले आ रहा है उसकी तरफ रखो। डायग्राम में दिख रहा है साफ, ये है वेलोसिटी, तो फिंगर्स इधर रखनी पड़ेगी, सामने की तरफ रख ली। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, या इसका पाम जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो आप पाम। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड है। ये जितने भी क्रॉस है ये सब इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप फिंगर्स तो रखो उधर और पाम रखो इनसाइड। कर्ल करके भी देख लो, ये उधर ही जाना चाहिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो अपने आप जहाँ भी आपका राइट हैंड का थंब आएगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो इस पर एक डायरेक्शन, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, कोई चार्ज अगर चल रहा है, चार्ज क्या, कोई भी चीज़, शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो भी रिकॉल कर लेते कि फोर्स से किस तरह का चेंज होता। ना पढ़ रखा? अरे कोई बात ना, मैं पढ़ा रहा, सब पढ़ा दूंगा, 11th का भी 12th का। 11th के बाद डर खौफ में आ जाए। देखो, अगर कोई पार्टिकल सीधा साधा चल रहा है ना और 3 मैनर में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे? एक फोर्स वो हो सकती है कार्तिक, जो इसी के डायरेक्शन में लग रही हो, जिधर को ये जा रहा है ना उधर को। जैसे चलती हुई एक बॉल है फुटबॉल और आपने उस पर उसी डायरेक्शन में किक मार दी, ठीक, तो इससे होता ये है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना बच्चों, ये बढ़ जाती है। अगर आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप उसके ऊपर फोर्स लगा दें। ठीक, सिंपल सी बात है। कोई चीज़ चल रही है, जैसे ठेली चल रही है, आपने और धक्का दे दिया उसको तो और तेज़ चलने लगेगी, चलती रहेगी उसी डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी चलती हुई चीज़ पर, है ना,
अगर आप चलती हुई चीज़ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो उससे उसकी स्पीड स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। अपोजिट फोर्स ऑब्जेक्ट को रिटार्ड करती है, उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करती है, तो इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर ये है वेलोसिटी, ना फोर्स सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट, बल्कि परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, इससे ना वेलोसिटी कम होती है ना ही ज़्यादा, बल्कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। क्या होती है? डायरेक्शन चेंज। परपेंडिकुलर फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी बिना चेंज हुए उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट टर्न लेगा एक अपवर्ड, ऐसे टर्न लेना स्टार्ट कर देगा, हाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। बात समझ में आ गई? ऊपर से लगाता अगर मैं फोर्स तो ये नीचे टर्न ले लेता है, ऐसे मुड़ जाता। ठीक, इसका यूज़ होगा इसके अंदर, तो ये पता होना चाहिए आपको। याद रहेगी बात? ठीक, शाबाश। ये तो चौथी में पढ़ रखी, चलो कोई नहीं। खैर, चलिए ये वाला कंसेप्ट जो अभी आपने सीखा यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से एंटर करता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, हमने राइट हैंड रूल से निकाली डायरेक्शन, एक अपवर्ड फोर्स लगेगी इसके ऊपर, लग जा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, अपवर्ड फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, और जाहिर सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आंसर परपेंडिकुलर ही आता, दोनों के परपेंडिकुलर, v के भी और b के भी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये चलते चलते ऊपर की तरफ टर्न लेना स्टार्ट कर देगा, ये ऐसे घूम जाएगा अंदर आने के बाद। ठीक, ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले लेगा। चलो और देखते हैं कोशिश करके बाद में क्या होगा। ये तो शुरुआत में हमने देखा कि ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में मुड़ते मुड़ते इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। अब फिर लगा दो राइट हैंड रूल, इस बार वेलोसिटी अपवर्ड है तो फिंगर से खींचेंगे अपवर्ड, लगाओ, लाओ राइट हैंड है, निकालो। अबे यार, फिंगर से रखनी है वेलोसिटी की डायरेक्शन में और पाम रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब क्या देगा? फोर्स की डायरेक्शन इधर को। अरे वाह, इसका मतलब फिर पहले ऊपर मुड़ा, अब ये इधर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड को और एक्सटेंड कर दूं, मान लो यहाँ भी सारे में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वैसे तो ये बाहर निकलने वाला था, चलो और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में ही रहा तो जब ये ऊपर पहुँचेगा, अब वेलोसिटी इधर की तरफ है, अब फिर लगा दो राइट हैंड रूल, अब वेलोसिटी उधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे। थंब किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। अब नीचे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब फिर लगाओ, अब वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो थंब किधर जाएगा? इधर। अब ये इधर टर्न लेना स्टार्ट कर देगा। पता है क्या होगा? एक सर्कल बनकर तैयार होगा और ये इसी सर्कल में गोल 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 घूमता रहेगा। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस भी निकालेंगे हम अभी। ठीक है, यही कह रहा था। अच्छा, पाई आर स्क्वायर भूल जाओ, तो बचपन में लगाते थे, अब तो और कुछ लगाना। याद रहेगी बात? बहुत बढ़िया। अब दूसरा केस ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल या एंटी पैरेलल, एक तो होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब पता है? मतलब थीटा 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल का मतलब पता? अरे वही जो तुम कहना चाह रहे थे, वही लिखो। हाँ, एंटी पैरेलल का मतलब, एंटी पैरेलल, पैरेलल तो सबको पता है, एंटी पैरेलल बताओ। एंटी पैरेलल, हाँ ये कुछ कहना चाह रहा, ना कहना चाह रहा।
दिल में मत रखो, बता दो जो है। रवान बता, अरे नाम से पता चल रहा है एंटी पैरेलल। सीधी लाइन, सीधी लाइन मतलब आगे पीछे। कैसे? ये तो ये लग रहा मुझे तो जब पैरेलल आगे पीछे रहती हो सकेगी लाइन ये है पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है ये। ये तो बता दो सर कि यही बता रहा था सही। बस कह नहीं पाया। कोई नहीं कोई। बहरहाल मैं यहाँ उन दोनों को मिलाने के लिए आया हूँ। एक होता है नॉन पैरेलल, वो तो खैर सबको ही पता होगा। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे। इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उनको नॉन पैरेलल कहते हैं, ठीक है। ये पैरेलल, ये एंटी पैरेलल और ये नॉन पैरेलल, ठीक। सुनो आगे की बात सुनो। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब है उनके बीच में एंगल होगा 0, एंटी पैरेलल का मतलब है उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये दिख तो रहा है अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वो उल्टा चल रहा, तो एंगल 180 नहीं हो गया? एंगल पता? एंगल 180 हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो हमने वो वाला केस डिस्कस किया जब परपेंडिकुलर है, अब पैरेलल वाला केस और देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उस साइड जा रही है, एक आध लाइन और बना लो। कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा आया जो इसी डायरेक्शन में चल रहा या इससे अपोजिट चल रहा है, ये है वेलोसिटी। जब भी दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 होता है या इस तरह का कुछ केस होता है इस टाइप का, तो उसके अंदर ये जो फोर्स होगी ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये Q V क्रॉस B है। V क्रॉस B का मतलब होता है VB साइन थीटा, और साइन 0 भी 0 होता, साइन 180 भी 0 होता। तो इन दोनों ही केस के लिए जो फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। याद रहेगी बात? तो पार्टिकल जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलता रहेगा, ना मुड़ेगा, ना स्पीड बढ़ेगी, ना स्पीड घटेगी, कुछ नहीं। इसे मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर फील ही नहीं होगा। जैसा चल रहा है अनडिस्टर्ब्ड वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। दो केस हो गए। परपेंडिकुलर में सर्किल बना लेता है वो, हर पॉइंट पर एक फोर्स लगती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। वो फोर्स इसके लिए एक्ट करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हर जगह परपेंडिकुलर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन में ऑब्जेक्ट एक सर्किल डिस्क्राइब करता है, तो वो एक सर्किल में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल या एंटी पैरेलल है, मतलब एंगल थीटा या तो 0 है या 180 डिग्री है, तो उन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, वो ऐसे कैसे ही चलता रहता है जैसा चलता रहता। हाँ, लेकिन अगर कोई एंगल थीटा है, एक तीसरा केस, कोई बात नहीं, लिख लेना, सब लिखवाऊंगा एक साथ। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा बनाता है, ऐसे एंटर कर रहा, देखना ये है वेलोसिटी, कुछ एंगल बनाया इसने थीटा, ठीक। तो क्या होगा? अब क्या होगा? ऐसे केस में हम इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। वेलोसिटी को, वही पुराना काम, बोरिंग वाला। पुराना मतलब दूसरी चौथी का थोड़ी कर रहे हैं, 11वीं तो भैया लगातार चलेगी साथ में। पूरा काब्जा है 11वीं क्लास के नाम से। खैर, अगर ये वेलोसिटी v है और ये एंगल थीटा है, तो आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। थीटा एंगल पर कितना कंपोनेंट होगा इसका? v cos थीटा। इसको आप v
पैरेलल भी बोल सकते हैं, ये वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक होगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसे वी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप, वो होगा वी साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक वेक्टर के कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं, पता ही होगा। थीटा एंगल पर हमने कंपोनेंट निकाला तो जिस साइड थीटा बनता उस साइड कॉस, और उसके परपेंडिकुलर जो दूसरा होता वो साइन, दोनों परपेंडिकुलर होने ज़रूरी, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा, एक हो गया वी साइन थीटा। अब इसका वजूद ख़त्म हो चुका है, ये जो बीच में था इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, दोनों को अलग अलग सोचेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों केस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाला केस जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वजह से क्या बनता है? सर्किल। आज ही पढ़ेंगे, कल नहीं। हाँ आज ही पढ़ेंगे, तुम गए ना सर्कल हैं भाई। एंगल थीटा था ना, हमने वी कॉस थीटा निकाला, थीटा एंगल पर इधर को आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही थी, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो गए, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसीलिए इसे वी परपेंडिकुलर बोल दिया, ठीक है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका केस अभी डिस्कस किया हमने। परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी होती है तो चार्ज पार्टिकल एक सर्किल डिस्क्राइब करता है, तो ये भी एक सर्किल डिस्क्राइब करेगा इस टाइप का। जब मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट थी तो ऐसे था, अब मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो सर्किल ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये वेलोसिटी पैरेलल है, इस वेलोसिटी पे कोई असर पड़ेगा, इसको भी हम डिस्कस कर, तो ये आगे भी चलता रहेगा, मतलब इसे सर्किल में भी चलना है और इसे आगे भी चलना है, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बनेगा? सर्किल भी और आगे भी चलाना, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बना? वॉशिंग मशीन तो वहीं घूमती रखे रखे ऐसे, स्प्रिंग बन गया। इस टाइप का मोशन होगा इसका, सर्किल और पैरेलल एक सिंगल मोशन का, मतलब हर कदम पे वो घूम भी रहा है और हर कदम पे आगे भी चल रहा है। अरे ये साइड से देखोगे सर्किल ही नजर आएगा, ये इधर से दिखा रहा मैं। क्या यार रवान, हर वीडियो में तेरा नाम तो ये बात तक के बच्चे याद रखेंगे। खैर बात समझ में आ गई? इस टाइप के मोशन इसे बोलते हैं हेलिकल मोशन, हेलिकल पाथ है इसे हेलिकल मोशन कहती है, जो स्प्रिंग वाला होता है ना, इसमें पार्टिकल गोल गोल घूमते घूमते आगे की तरफ चलता रहता है, जैसे एक ततैन का एक पर तोड़ दो तो ऐसे चलेगी, ठीक। कल हमने ये पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आज हमें उस सर्कुलर मोशन की रेडियस फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है जो हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर ही रहती है, और परपेंडिकुलर फोर्स इसके लिए बन जाएगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। यहाँ इतनी बात समझ में आई? करना हमें ये है, मान लो इसकी रेडियस r है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उस रेडियस को कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू r, कैपिटल R, ठीक। अगर r रेडियस में कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो जो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है F सेंट्रीपिटल, याद है किसी को फॉर्मूला? कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती? mv²/r, है ना? अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r है, किसी सर्किल में घूम रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी उस सर्किल में घूमते रहने के लिए वो इतनी होगी mv²/r। यहाँ पर ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करेगी कौन सी फोर्स? जो फोर्स उसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फील हो रही है, लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F मैग्नेटिक बोल सकते हैं उसको, उसका फॉर्मूला है QV×B। ये फोर्स है जो ये वाली रिक्वायरमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करेगा, ठीक है बात। QV×B को आप QVB लिख सकते हैं,
वैसे तो क्यू वी भी साइन थीटा होगा, लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है, हाँ 90, मतलब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ना बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है और अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और पार्टिकल इधर से आ रहा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। यहाँ पर आप थीटा 90 पुट कर दो, थीटा 90 पुट कर देंगे तो साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 कितना होता है भाई मैथ वाले हैं? 1, ये तो पता, 1 रख देंगे इसकी जगह पर जब बात, तो हो जाएगा क्यू वी बी, ये एफ मैग्नेटिक हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दे बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो एफ मैग्नेटिक है, एफ इलेक्ट्रोसेंट्रिपिटल के इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वल रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो हमारा क्यू वी बी है, इक्वल आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। क्या निकालना था? रेडियस। आर इधर ले जाओ, क्यू वी बी अपॉन में आ जाएगा और ये बन जाएगा आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी। अच्छा, ये जो v है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी डिवाइड हो जाएगा, एक बार डिवाइड कर दो, एक पावर कम हो जाएगी, ये बचेगा एम वी अपॉन क्यू बी। ये रेडियस होती है जिस रेडियस में पार्टिकल रिवॉल्व करता है, याद रहेगा। देखो ये रेडियस तो हमने निकाल ली, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। अब हम इसका टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी और निकालते हैं। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में r रेडियस में चल रहा है, हमें वो टाइम निकालना है कि कितने नए टाइम में ये अपना एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक, उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी गिवन है कि वो v वेलोसिटी से चल रहा है। डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। एक सर्किल में अगर कोई r रेडियस में चल रहा है तो पूरा सर्किल कवर करने का मतलब है वो सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। और t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता टाइम। यहाँ पर टाइम जो है टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बोल दिया, इसका मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम है। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा उसको, वो होगा 2 पाई आर, और जिस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा वो है v, तो अपॉन में v रख दो। r हम अभी निकाल चुके हैं, ये एम वी अपॉन क्यू बी, r की वैल्यू यही पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन v इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पर v से v कैंसिल हो जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्या आया है टाइम पीरियड? अच्छा, ये टाइम पीरियड है, कितने टाइम में एक सर्किल पूरा करेगा। इसमें एक ख़ास बात है, इस एक्सप्रेशन को बहुत गौर से देखो और ऐसे देखो जैसे आज से पहले कभी ना देखा हो। आज से पहले किसी को ऐसे ना देखा हो, ऐसे ऐसे देखो। ऐसा नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं। t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसमें जितने भी चीज़ें हैं 2 पाई दोनों कांस्टेंट है। मास, ये पार्टिकल का मास है जो पार्टिकल एंटर करेगा। अगर वो सर्किल में घूम रहा है तो इस चीज़ से उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास वही का वही रहेगा, तो मास भी कांस्टेंट है। चार्ज पर भी सर्किल में घूमने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पूरे में यूनिफॉर्म ली थी, तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें फिक्स हैं। सारी चीज़ें अगर फिक्स हैं, इसका मतलब उसका जो टाइम पीरियड होगा ना सर्किल का, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और सुनो, और वादे कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो छोटा सर्किल बनाए चाहे बड़ा सर्किल बनाए, अगर ये सेम है मास और चार्ज और सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है हर बार, तो वो सेम टाइम लेगा, चाहे छोटा सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है चाहे बड़ा। ठीक, उसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, याद रहेगी बात। ठीक, ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है और रेडियस के भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना r और v, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस बढ़ा रहे हैं तो वो उस हिसाब से अपनी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन चक्कर उतने ही टाइम में करेगा, तेज़ चलेगा फिर वो। ठीक है, याद रहेगी बात। अब हम निकालते हैं इसका फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आप लोग जानते होंगे 11th क्लास में, बड़ा होगा
वैसे तो ये 10th में भी पढ़ रखा ICSE वालों ने। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है फ्रिक्वेंसी 1/t। जिन्हें ना पता वो अब पता चल गया होगा, देखते रहो। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1/2πm, ऊपर क्यू भी लिख दो, 2πm नीचे आ जाएगा और क्यू भी ऊपर चला जाएगा, QB/2πm। याद रहेगा? ठीक, ये है फ्रिक्वेंसी। ये वेलोसिटी नहीं है, फ्रिक्वेंसी है म्यू, न्यू 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 ये न्यू है, वो पुराना वाला म्यू है, वो ये था। ठीक, जो मुंह से दिया गया सर वही नाम रखता है। ऐसे ही अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ख़त्म हो चुके हैं, अब इनसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी और निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला भी शायद आपको याद हो, 2π/t या 2π न्यू, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, कोई सा भी लगा दो आप। टी की वैल्यू तो आपको पता ही चल गई है, ये हो जाएगा आपका 2π इंटू QB/2πm। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगी QB/m। ये आ जाएगी इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब है कितना एंगल पर यूनिट टाइम कवर करेगा, कांस्टेंट है बिल्कुल। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, ये भी कांस्टेंट है। ये टाइम पीरियड है, एक पूरा सर्किल होने में जो टाइम लगेगा ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी एंड रेडियस ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उतार लो।